गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 600 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज पार्ट 7 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटेटिव परीक्षाएँ हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये माटी की मूर्तें। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिओद जी का संस्मरण जो है ये किस रचनाकार ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? तो 30 दिन मालवीय जी के साथ ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामा, बिंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामा, बिंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जो है जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंजीरें और दीवारें। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हमारे आराध्य। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं, ये तीन जो है प्रमुख महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंटो मेरा दुश्मन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। मार्च 1939 में हंस का रेखाचित्र विशेषांक किसके संपादक में निकला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मार्च 1939 में हंस का रेखाचित्र विशेषांक किसके संपादक में निकला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीपत राय। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संपूर्णानंद जी के संस्मरण जो हैं उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना जो है वो संस्मरण और रेखाचित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अम्बपाली। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बनारसी दास चतुर्वेदी की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से बनारसी दास चतुर्वेदी की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हमारे आराध्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नए पुराने झरोखे। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंददास ने इनमें से कौन सी कृति रेखाचित्र शैली में लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सेठ गोविंददास की इनमें से कौन सी कृति जो है रेखाचित्र शैली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेहरे जाने पहचाने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस का प्रेमचंद्र स्मृति अंक किसने संपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक किसने संपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबूराव विष्णु पराड़कर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और प्रेमचंद स्मृति अंक जो है ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राय कृष्ण दास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रचनाओं में से कौन सी रचना राहुल सांस्कृतायन की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन रचनाओं में से कौन सी रचना जो है राहुल सांस्कृतायन की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षणदा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पाँव किसकी रचना है? तो समय के पाँव ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मनमथ नाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से मनमथ नाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांति युग के संस्मरण। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जीवनी साहित्य का प्रारंभ जो है ये किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु काल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बूंदी के राजवंश। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बापू की झांकियाँ। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद घर में। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जो है जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य साधना। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे
सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मदन गोपाल ने। ठीक याद किया, मदन गोपाल ने लिखा है कलम का मजदूर। और कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, और प्रेमचंद घर में इसके लेखक हैं शिवरानी देवी। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कलम का मजदूर के लेखक कौन है? तो वो है मदन गोपाल। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो वो हैं अमृत राय। और प्रेमचंद घर में इसके लेखक हैं शिवरानी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो कर्नल टॉड की जीवनी जो है किस लेखक ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौरी शंकर ओझा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनियाँ संकलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनियाँ संकलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व कवि रविंद्रनाथ। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखा है? तो मीराबाई का जीवन चरित्र इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्ली भाट किसकी रचना है? कुल्ली भाट, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निराला। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति जोशी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किस कृति से जो है आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्ध कथानक। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिव्राजक की कथा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किसकी आत्मकथा जो है वो हिंदी में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सेठ गोविंद दास की जीवनी जो है किस पुस्तक में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिरीक्षण। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा जो है वो वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आता है, तो इसे भी याद रखना आवश्यक है। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उग्र के जीवन की झांकी जो है किस पुस्तक में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपनी खबर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक किसकी रचना है? तो अर्ध कथानक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारसी दास जैन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इस रचना से जो है आत्मकथा विधा की शुरुआत हुई थी। तो कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन रचनाकारों में से किसने जो है आत्मकथा नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरुण के स्वप्न। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका ए ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशपाल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में जो है अपने जीवन की कथा लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यात्रा व्रत विषयक इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यात्रा व्रत विषयक इनमें से कौन सी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज यात्रा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो विलायत यात्रा ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा व्रत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा व्रत विषयक रचनाएं जो हैं ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? तो लंका यात्रा का विवरण ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राम गहमरी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है एक जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, रखिएगा। गोपाल राम गहमरी जो हैं ये एक जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं और ये प्रेमचंद पूर्व के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काठ गोदाम से तिब्बत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांस्कृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांस्कृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घुमक्कड़ शास्त्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो अरे यायावर रहेगा याद ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा व्रत के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यात्रा व्रत के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ते चलो किसकी रचना है? तो उड़ते चलो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी नहीं गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है राहुल सांस्कृत्यायन ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। तो पैरों में पंख बांधकर जो है इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय अमरनाथ यात्रा वृत्त का लेखक कौन है? तो जय अमरनाथ ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशपाल जैन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन यात्रा संस्मरणों में जो है निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीड़ों पर चांदनी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त इनमें से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त जो है इनमें से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा साहित्य इनमें से किसने नहीं लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किसने जो है यात्रा साहित्य नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? तो एक बूंद सहसा उछली ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 663 के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। फिर याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठेले पर हिमालय। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफरी झोले में किसकी रचना है? तो सफरी झोले में ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजित कुमार। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो पैरों में पंख बांधकर ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहन राकेश का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आखिरी चट्टान तक। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा जो है ये किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत सिंह चौहान। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। याद रखिए इन्होंने लक्ष्मीपुरा लिखा था। तो ये भी जो है प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो वो है सिद्धांत सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीपुरा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बंगाल के अकाल पर किसने जो है मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुपाब। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज इनमें से किस पुस्तक में संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज जो है इनमें से किस पुस्तक में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तूफानों के बीच। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है रिपोर्टाज लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये रिपोर्टाज लेखक नहीं है। अज्ञ, धर्मवीर भारती और निर्मल वर्मा जो हैं ये रिपोर्टाज लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्लेट का मोर्चा ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। तो प्लॉट का मोर्चा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, और ये जो है रिपोर्टाज शैली के अंतर्गत आती है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युद्ध यात्रा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज जो हैं ये किस पत्र में प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाल भारत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? तो रिपोर्टाज विधा का जो प्रादुर्भाव है या फिर जो उत्पत्ति है ये किस युद्ध के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोलो का रथ किसकी रचना है? तो अपोलो का रथ ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? तो एकलव्य के नोट्स ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन जो है ये किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि दर्शन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है? तो प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस पत्रिका में जो है हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई धारा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शंकर दयाल सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? तो अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर के पत्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पत्रांजलि का संपादन किसने किया था? तो पत्रांजलि का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतीश चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला के पत्रों का संपादन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला के पत्रों का संपादन जो है ये किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दो भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र जो हैं वो संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांड्य बेचन शर्मा उग्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका काले लकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो काका काले लकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बापू के पत्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया है? तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 100 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।